On the very first day of this class, on the very first day of this chapter, in fact, मैंने आपको एक फ्लो चार्ट बनवाया था। मैंने कहा था इसको अलग से बना लेना, अलग से स्पेस पे, ठीक है। इफ यू वुड हैव मेड दैट चार्ट, तो आज उसी चार्ट को कंटिन्यू कर रहे हैं बेटे, आज उसी चार्ट को कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग। हमने जो किया था दैट वाज अकाउंटिंग रेशोज। ये मैंने आपको 4 मेजर रेशोज बताए थे। फर्स्ट वन वाज लिक्विडिटी रेशोज, जिसके हमने 2 पार्ट्स किए, उनके हमने लॉजिक्स भी राइट डाउन, ठीक है। इसके बाद जो हम कर रहे हैं दैट इज सॉल्वेंसी रेशो। सॉल्वेंसी रेशो तो जो सॉल्वेंसी रेशोज में वी हैव 4 रेशोज। इसमें भी हैव 4 रेशोज, ठीक है। कौन कौन से हैं सर? बहुत ही इजी है, क्योंकि इनके नेम्स में ही आपको लॉजिक दिया होगा, इनके नेम्स में ही आपको लॉजिक दिया होगा। फर्स्ट वन इज डेट इक्विटी रेशो। Debt equity ratio is equal to debt upon equity। एक बार नोटिंग करो बच्चे, फिर मैं आपको ये चारों रेशियोज एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। इज इट ओके? चलो, नेक्स्ट वी हैव total assets to debt ratio. This is equal to total assets upon debt। देखो जी, हमने 2 रेशियोज किए, दोनों में ही उनके नेम में उनका लॉजिक गिवन है। डेट इक्विटी मींस डेट अपॉन इक्विटी, टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो मींस टोटल एसेट्स अपॉन डेट। नेक्स्ट वी हैव प्रोप्राइटरी रेशियोज। प्रोप्राइटरी रेशियोज, बच्चे ये जो इक्विटी होती है ना, इक्विटी जो हमने यहाँ पे लिखा है, इसका दूसरा नाम शेयर होल्डर फंड्स भी होता है, शेयर होल्डर फंड्स। प्रोप्राइटरी रेशियो इज इक्वल टू शेयर होल्डर फंड्स कह दो या फिर इक्विटी कह दो, एक ही बात है, अपॉन टोटल एसेट्स। प्रोप्राइटरी रेशियो इज इक्वल टू शेयर होल्डर फंड्स अपॉन टोटल एसेट्स। जो फोर्थ रेशियो है ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहले हम इन 3 रेशियोज को डिस्कस करते हैं। फोर्थ रेशियो के लिए स्पेस छोड़ देना। दिस इज इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ठीक है। इसको वी विल डिस्कस लेटर ऑन। इज इट ओके गाइस? ओके, गुड नाइट। ओके ओके ओके। तो जी सबसे पहले तो मीनिंग करते हैं, व्हाट इज मेंट बाय सॉल्वेंसी रेशियो। हमने लिक्विडिटी रेशियोज में किया था कि जब हम लिक्विडिटी रेशियो कंप्यूट करते हैं तो हमारे बिजनेस की हमें लिक्विड पोजीशन के बारे में पता चलता है, ठीक है। तो जी हमने लिक्विडिटी रेशियोज में किया था, लिक्विडिटी रेशियोज में किया था
कि by calculating liquidity ratios, we come to know regarding the liquid position of the business. Now, liquid position can be in the form of two types. ठीक है, that can be in two types. कौन कौन सी? एक तो शॉर्ट टर्म और एक वेरी शॉर्ट. शॉर्ट टर्म में क्या होता है कि हमारी 1 ईयर की क्या पोजीशन है, वेदर वी विल बी एबल टू रीपे आवर करंट लायबिलिटीज विद रिस्पेक्ट टू द करंट एसेट्स दैट वी करंटली हैव. और वेरी शॉर्ट टर्म में क्या था, वेदर वी विल बी एबल टू पे आवर करंट लायबिलिटीज विद इन अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स और नॉट. और ये जो रेशियो था, satisfactory रेशियो, दिस वाज कंसीडर्ड, दैट इज करंट रेशियो वाज कंसीडर्ड टू बी 2:1, एंड क्विक रेशियो या जिसका हेलो टेस्ट रेशियो या फिर लिक्विड रेशियो, ये होता था 1:1. तो जी अब कर रहे हैं सॉल्वेंसी रेशियो. सॉल्वेंसी रेशियो में हम ये देखते हैं कि क्या बिजनेस की पोजीशन ओवरऑल सॉल्वेंसी के टर्म्स में है भी या नहीं है. शॉर्ट टर्म की बात नहीं कर रहे, आप मोर और लेस ये कह सकते हैं कि यहाँ पे उसकी हम लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में जानना चाहते हैं. It was for short term and this one is for long term financial position, whether the business is in a position to carry on its venture and whether will it be in a position to pay off its debts, क्या ये अपने डेट्स को पे कर पाएगा या नहीं. ट्रस्ट मी गाइस, ये जो चैप्टर है और इससे जो नेक्स्ट चैप्टर हम करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट का, ये दो चैप्टर्स, ये दो टूल्स किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आगे जाके प्रैक्टिकली इनका बहुत यूज होगा. जब भी आप अच्छी अच्छी कंपनीज में जाएंगे तो आप इन दो टूल्स का बहुत अच्छे से यूज करेंगे, एक तो रेशियोज का और एक जो नेक्स्ट चैप्टर है कैश फ्लो स्टेटमेंट. ठीक है, जो हमने प्रीवियस 2 चैप्टर्स किए उनका भी यूज होगा, वो इजी है, बट यू कैन डू दैट वेरी इजीली. ये भी इजी है बट यू नीड टू रिमेंबर. तो which is solvency ratio to ascertain the long term financial position of the business. Is it okay प्रीति? रिपीट कर दिया बेटा मैंने. इसमें फर्स्ट है जी हमारे पास डेट इक्विटी रेशियो. now when I am talking about long term financial position of the business, तो बच्चे जो मैं डेट्स लूंगा वो कौन से लूंगा? obviously that I will consider to be long term debts. long term debts. ठीक है बच्चे, इज माय वीडियो एंड ऑडियो बहुत क्लियर? क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर आपकी वीडियो हैंग हो रही है. if there is a network issue on my end, I'll just check. ओके गुड, क्लियर है बच्चे? जिसका क्लियर नहीं है आई थिंक दैट स्टूडेंट शुड रीलॉग इन. बच्चे आई थिंक चिराग ने कहा था, चिराग रीलॉग इन करो बेटा. डेट इक्विटी रेशियो इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म डेट्स अपॉन इक्विटी, दैट इज शेयर होल्डर फंड्स. अब यहाँ पे काम क्या आएगा? यहाँ पे काम वो आएगा जो हमने इसी के थर्ड चैप्टर में किया था. मैंने आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट करवाया था, बैलेंस शीट का फॉर्मेट करवाया था ऑफ कंपनीज. मैं आपको यहाँ पे फिर से रैली बना के दिखा रहा हूँ. बैलेंस शीट का फॉर्मेट सबसे पहले सर ऊपर आता है इक्विटी एंड लायबिलिटीज. इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इसमें दो कंपोनेंट्स हैं, एक तो इक्विटी है, दूसरा लायबिलिटीज है. लायबिलिटीज का क्या मतलब है? नॉन करंट प्लस करंट. इक्विटी का क्या मतलब है? शेयर होल्डर फंड. इफ यू पीपल रिमेंबर, तो इसमें फर्स्ट सेटिंग होती थी शेयर होल्डर फंड, जिसमें दो चीजें आती थी, शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस. फिर इसकी सेकंड हेडिंग होती थी नॉन करंट लायबिलिटीज, जिसमें तीन चीजें आती थी. फिर आती थी हमारे पास करंट लायबिलिटीज. करंट लायबिलिटी में चार चीजें आती थी और करंट लायबिलिटीज की मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म बताई थी गाइस. करंट लायबिलिटीज की मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म बताई थी चार हेडिंग्स को याद करने के लिए. व्हाट वाज दैट? यस गुड इशिका. ओके दैट वाज स्टॉप. ठीक है, तो जी यहाँ पे हमारे पास आ जाता है टोटल ऑफ इक्विटी एंड लायबिलिटीज. फिर हमारे पास स्टार्ट होता है एसेट्स. एसेट्स में वी हैव टू हेडिंग्स, नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स.
हाँ जी गाइस, ये फॉर्मेट आपको याद है? नहीं है तो अब मैं फिर से रिवाइज करवा दिया मैंने। देखिए इक्विटी लायबिलिटी इज इक्वल टू, मतलब क्या क्या आता है? इक्विटी, इक्विटी का क्या मतलब है सर? शेयर होल्डर फंड्स। और शेयर होल्डर फंड्स में क्या आता है? दो चीजें आती है जनरली, एक तो आती है सर शेयर कैपिटल, चाहे वो इक्विटी हो या फिर हो, और आती है इसमें रिजर्व्स एंड सरप्लस। जितने भी तरह के रिजर्व्स हैं वो सभी के सभी आपके शेयर होल्डर से होते हैं, ठीक है? दैट इज इक्विटी। उसके बाद है लायबिलिटीज। लायबिलिटीज में दो चीजें आती है, नॉन करंट और करंट लायबिलिटी, ठीक है? फिर है एसेट्स। एसेट्स में दो चीजें, नॉन करंट और करंट एसेट्स। तो बच्चों अब डेट इक्विटी रेशियो कंप्यूट करना है, तो वी विल कंसीडर लॉन्ग टर्म डेट्स। लॉन्ग टर्म डेट्स का क्या मतलब है? इन अदर वर्ड्स, नॉन करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज अपॉन शेयर होल्डर फंड्स, दैट इज इक्विटी। ये क्या सिग्निफाई कर रहा है मुझे? मैं आपको थोड़ा सा बिजनेस का कॉन्सेप्ट रिवाइज करवाता हूँ। आपने ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है आपका, बिजनेस का जो पार्ट सेकंड है, आई थिंक उसका नाम फाइनेंशियल मैनेजमेंट ही है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है? थोड़ा सा उससे मिलता जुलता होगा। तो बच्चे वहां पे भी आपने तीन तरह के डिसीजंस लेने सीखे होंगे। यहाँ पे भी वांट टू जज कि बाहर से हमने कितना पैसा लिया हुआ है। नॉन करंट लायबिलिटीज मतलब वो लायबिलिटी जो हमने बाहर के लोगों से लॉन्ग टर्म बेसिस पे ली हुई है, चाहे वो बैंक लोन है, चाहे वो सिक्योर्ड लोन है, एक लंबे समय के लिए अनसिक्योर्ड लोन है। बाहर से हमने कितना पैसा लिया हुआ है इन कंपैरिजन टू द फंड्स अवेलेबल विद इन द बिजनेस। जो एक बिजनेस की रिटेन्ड अर्निंग्स है, शेयर कैपिटल है, रिजर्व्स एंड सरप्लस है, वो पैसा जो शेयर होल्डर से आ रखा है, मतलब खुद के ओनर्स का ही है। तो इन दोनों का रिलेशन देखते हैं कि बाहर का पैसा कितना है इन रिलेशन टू बिजनेस के अंदर का पैसा कितना लगा हुआ है। बाहर का पैसा कितना है इन रिलेशन टू अंदर का पैसा कितना है। आर यू गेटिंग? इन केस अगर हमारी पोजीशन वो है कि हमारे पास अंदर का पैसा यानी बिजनेस का खुद का पैसा, जो ओनर का पैसा है, जो इक्विटी शेयर होल्डर्स का पैसा है, अगर वो फॉर एग्जांपल 10 लाख है और हम बाहर के लोगों से ले रहे हैं 20 लाख रुपीज, तो बताओ ये बिजनेस के लिए अच्छी पोजीशन है, खराब पोजीशन की तरफ इंडिकेट करती है? खुद के रुपए सिर्फ 10 लाख है, बाहर के 20 लाख है। इज इट गुड और बैड? यस, यस, दैट इज नॉट अ गुड पोजीशन। वी आर इन अ बैड पोजीशन, क्योंकि हम लोग अपना बिजनेस फाइनेंस कर रहे हैं, फंड कर रहे हैं दूसरे लोगों के पैसे पे। अगर बाय चांस उन्होंने अपने पैसे मांग लिए तो हमारे लिए परेशानी हो जाएगी, हमारे लिए परेशानी हो जाएगी, ठीक है? तो the ratio, the relation between outsiders funds with respect to insider funds. In short, in crux, भैया debt equity ratio is equal to long term debts, that is non current liabilities upon shareholder funds. शेयर होल्डर फंड्स में दोनों चीजें आ जाएगी। इनकेस अगर आपने ये फॉर्मेट इस चैप्टर के लिए रिकॉर्ड करना तो अभी पहले साइड में रिकॉर्ड कर लो बैलेंस शीट का। यू पीपल विल जस्ट मेमोराइज इट, ठीक है? याद रहेगा। और एक बिजनेस इस रेशियो को मैक्सिमम 2:1 तक लेकर जा सकती है। मतलब सर अगर 1:1 हुआ तो दैट इज क्वाइट फाइन, 2:1 हुआ तो बैड है लेकिन सिचुएशन खराब नहीं है। मतलब मैक्सिमम कोई भी एंटिटी, कोई भी कंपनी अगर बाहर के फंड्स 2 टाइम्स है और अंदर के 1 टाइम है तो इसको यहाँ तक बियरेबल है, कर सकती है। लेकिन अगर इससे ज्यादा होने शुरू हो गए तो फर्म की पोजीशन और भी खराब होती जा रही है। तो कोशिश करो कि ये जो रेशियो है जितना कम होगा उतना बेटर होगा, ठीक है? जितना रेशियो होगा, जितने बाहर के फंड्स कम होंगे उतना ही बेटर होगा। दिस इज डेट इक्विटी रेशियो। नेक्स्ट वी हैव टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो। टोटल एसेट्स का क्या मतलब? सर नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स डिवाइड बाय डेट्स। अब क्योंकि भैया सॉल्वेंसी यानी लॉन्ग टर्म डेट्स की बात कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म पोजीशन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी डेट्स कौन से होंगे? वही लॉन्ग टर्म वाले यानी नॉन करंट लायबिलिटीज, ठीक है? तो ये क्या सिग्निफाई करता है दिस रेशियो, दैट इज टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो, कि हमारे पास टोटल एसेट्स कितने और नॉन करंट लायबिलिटीज कितनी। अगर आज की आज ही हमें नॉन करंट लायबिलिटीज को पे ऑफ करना पड़ जाए तो क्या हमारे पास इतने एसेट्स हैं कि हम उसको पे ऑफ कर पाए?
या नहीं? ठीक है, ठीक है। तो जितना रेशियो ये ज्यादा होगा दैट विल बी गुड। कोई सेटिस्फैक्टरी रेशियो नहीं है, बट जितना ज्यादा होगा दैट विल बी गुड। जितने हमारे एसेट ज्यादा होंगे इन रिलेशन टू नॉन करंट लायबिलिटीज, दैट प्रूव्स टू बी अ गुड वन। ठीक है, कि हमारे एसेट्स इन रिलेशन टू करंट लायबिलिटी, ये नॉन करंट लायबिलिटीज कितने। होप यू आर गेटिंग गाइस, होप यू आर गेटिंग। ठीक है, और कोई डाउट है तो पूछे बच्चे इसमें। चलो गुड है जी बच्चे। व्हाट अबाउट अदर्स? 4 बच्चों का रिप्लाई आया, 4-5 बच्चों का। व्हाट अबाउट निकिता, हार्दिक, आरती, यशिका? ओके गुड। चलो now we have proprietary ratio. Now we have proprietary ratio, that is shareholder funds upon total assets. बच्चे इसको आपने कैसे लर्न करना है? हाउ आर यू गोइंग टू मेमोराइज इट? इन दोनों रेशियोज की मल्टीप्लिकेशन होनी चाहिए। इन दोनों रेशियोज की मल्टीप्लिकेशन शुड बी इक्विवेलेंट टू 1। कैसे आएगी सर ये? जब आप इन दोनों रेशियोज को शेयर होल्डर फंड से और टोटल एसेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो इनकी कैलकुलेशन बना लेंगे। इन अदर वर्ड्स, आई शुड से, चलो गाइस इसका बेनिफिट स्टूडेंट्स को देते हैं जो हमारे साथ लाइव क्लास में, जो रिकॉर्डेड देखेंगे या जिसको मैं रिकॉर्डेड सेंड करूंगा, दे विल नॉट गेट द बेनिफिट ऑफ द सेम। ठीक है, तो ठीक है गाइस, मैंने इसका और शॉर्ट फॉर्म बता दिया है। सो नाउ वी हैव अब इसी के बेसिस पे कुछ सम्स करते हैं। ठीक है, लेट्स गो फॉर द सम्स। चैप्टर नंबर इज 5 एंड I think we should go with illustration number 26, wherein we have to compute debt equity ratio. Okay guys, we have to compute debt equity ratio in illustration number 26. Which is debt equity ratio, लिखते ही you people should remember कि सर जो debt equity ratio है, जो debt equity ratio है वो कौन से रेशियो का पार्ट है? दैट इज अ पार्ट ऑफ सॉल्वेंसी रेशियो, जो हमें लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताता है। एंड डेट इक्विटी रेशियो इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म डेट्स अपॉन शेयर होल्डर फंड्स, लॉन्ग टर्म डेट्स अपॉन शेयर होल्डर फंड्स। एंड यू हैव टू यूज द फुल फॉर्म्स। मैं शॉर्ट फॉर्म चूज कर रहा हूं, आप लोग नहीं करेंगे। इसमें मैं गिवन है बच्चे शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल का इसमें कोई यूज है क्या? आंसर मी गाइस, डू वी हैव एनी यूज इन दिस ऑफ शेयर कैपिटल इन दिस सम? Yes, okay, we have the use of the same, क्योंकि शेयर कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ शेयर होल्डर फंड्स। तो शेयर कैपिटल है बच्चे हमारे पास 2,50,000। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे लिख देते हैं सर, शेयर होल्डर फंड्स इज इक्वल टू शेयर कैपिटल विच इज इक्वल टू 2,50,000। तो शेयर होल्डर फंड्स में दो चीजें आती है, एक तो शेयर कैपिटल, दूसरा रिजर्व्स एंड सरप्लस। देखते हैं कहीं रिजर्व्स एंड सरप्लस भी गिवन है क्या? यस सर, रिजर्व्स एंड सरप्लस गिवन है 1,10,000 के। तो देयरफॉर ये आ गया हमारे पास शेयर होल्डर फंड्स। इसके बाद है हमारे पास लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स इज अ पार्ट ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स। देन वी हैव लॉन्ग टर्म प्रोविजंस व्हिच इज आल्सो अ पार्ट ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज का पार्ट है। फिर है हमारे पास करंट लायबिलिटीज। क्या करेंगे करंट लायबिलिटीज का बताओ गाइस? व्हाइल कंप्यूटिंग डेट इक्विटी रेशियो
what will you do with the current liabilities? No use. Yes. नॉन करंट एसेट्स का नो यूज, करंट एसेट्स का नो यूज. ठीक है, तो वी हैव लॉन्ग टर्म डेट्स आप कंप्यूट करेंगे तो यू विल गेट 120 प्लस 50 दैट इज इक्वल टू 1,70,000 और शेयर होल्डर फंड्स आ रहे हैं हमारे पास 3,60,000. ठीक है, तो दिस इज, आप इसको कंप्यूट कर लेना, अकॉर्डिंगली यू विल गेट योर आंसर व्हिच विल अप्रॉक्सीमेटली बी इक्वल टू 0.4 समथिंग आएगा मुझे. ठीक है, कितना आ रहा है? Yes, 0.47:1 आ रहा है. ठीक है, so conclusion, comments which I told you is very important. Conclusion क्या बच्चे, रीड करके देखते हैं. This ratio indicates the extent of funds. ये रेशियो क्या सिग्निफाई करता है? The extent of funds provided by long-term lenders in comparison to the funds provided by the owners. ये बात मैंने बताई थी कि हमारे बाहर के फंड्स कितने हैं और अंदर के फंड्स कितने हैं. ठीक है, इसके बाद कह रहे हैं दैट इज शेयर होल्डर्स. उसके बाद कह रहे हैं द नॉर्मली एक्सेप्टेबल डेट इक्विटी रेशियो इज 2:1. मैंने बताया आपको कि भैया अगर 2:1 तक हुआ तो फर्म बियर कर सकती है. फर्म की इतनी पोजीशन है कि चलो यहाँ तक हम लोग बियरेबल है हमारे लिए, कर लेंगे. ठीक है, लेकिन अगर इससे ज्यादा हो गया, 2:1 से ज्यादा हो गया तो फर्म की पोजीशन खराब होती जाएगी. और अगर इससे कम हो रहा है तो हमारे लिए बेटर है. क्यों? क्योंकि शेयर होल्डर फंड ज्यादा है और नॉन करंट लायबिलिटीज कम है. खुद के फंड ज्यादा है, बाहर वाले लोगों के कम है. तो ज्यादा कोई बाहर वाले लोगों की टेंशन ही नहीं है, कोई इस बात का डर नहीं है पैसे मांगने आएंगे तो कहां से देंगे. ठीक है, तो आगे, if this ratio is higher than 2:1 it means that long term borrowings are more than the shareholder funds and it will indicate a risky financial position. और वो एक रिस्की लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन हो जाएगी. इन द गिवन क्वेश्चन लॉन्ग टर्म डेट्स है सिर्फ 0.47:1. इसका मतलब ये है कि द लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी इज गुड, इज साउंड. इसमें बहुत सारी लंबी कहानी दे रखी है बच्चे, आपको कुछ नहीं करना, आपने इसको एज इट इज कॉपी पेस्ट नहीं करना, अपनी सिंपल लैंग्वेज में लिख के आना है. सर, normally the debt equity ratio that a company can bear is maximum 2:1. जो डेट इक्विटी रेशियो आप अपनी लैंग्वेज में लिख के आएंगे, मैक्सिमम एक कंपनी के लिए 2:1 तक हो सकता है बियरेबल. लेकिन इस केस में इन द गिवन क्वेश्चन इट इज 0.47:1 विच इंडिकेट्स दैट, जो ये बताता है कि लॉन्ग टर्म डेट्स कम है इन रिलेशन टू शेयर होल्डर फंड्स. इसका मतलब कंपनी की पोजीशन गुड है, साउंड है. इज इट ओके? आपने कंक्लूड या कमेंट्स कैसे लिखने हैं उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि इस रेशियो का सिग्निफिकेंस क्या है. जी बेटा बताओ, आंसर मी गाइस, आंसर मी. मुझे Ishika is asking a question कि sir why did we add long term provisions in the non current liabilities? बच्चे we are over here discussing non current liabilities या long term debts. long term debts का मतलब वही नहीं है जो हमने लोगों से long term के लिए ले रखा है. इसका मतलब वो भी है जो हमने लोगों को एक लंबे समय के बाद देना भी है. We have to pay to the persons after a period of 1 year. तो लॉन्ग टर्म डेट्स में सिर्फ वही अमाउंट नहीं आती जो हमने लोगों से लॉन्ग टर्म के लिए ले रखा है and we have to repay. If it includes that amount as well which we have not taken from the persons but we have to pay to the persons after a period of 1 year. सर ऐसी भी चीजें होती हैं क्या? होती हैं, बिल्कुल होती हैं. फॉर एग्जाम्पल, किसी को एग्जाम्पल पता है बच्चे इस चीज का, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस का? चलो मैं बताता हूँ. देखिए मैं बताता हूँ. फॉर एग्जाम्पल, आपके लिए आपकी कंपनी में एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, तो जब वो रिटायर होते हैं तो उनको अच्छी कंपनी उनको ग्रेचुटी पे करती है, पेंशन एक्सेट्रा पे करती है. तो मुझे ग्रेचुटी पे कर रहे हैं तो एट द एंड ऑफ हिज टेन्योर ऑफ सर्विस पे करेंगे. आज फॉर एग्जांपल मेरी एज 27 इयर्स है, 28 इयर्स है, और अगर मैं किसी कंपनी के लिए काम करता हूँ तो 60 साल के बाद यानी आज से 32 इयर्स के बाद उस कंपनी को मुझे ग्रेचुटी डिपेंडिंग अपॉन माय सर्विस मुझे पे करेगी. तो उसके लिए कंपनी आज से ही कुछ अमाउंट निकालना शुरू कर देती है.
जो कंपनी ने 32 साल के बाद पे करना है या 30 साल के बाद पे करना है. So that is long term provision which the company has to pay after a period of 1 year. Is it okay? Okay. तो बच्चे सिंपल सा बात याद रखना है कि लॉन्ग टर्म डेट्स का मतलब नॉन करंट लायबिलिटीज. So on the basis of the same you have to do illustration number 27, 28, 29, 30, 31. So 27, 28, 29, 30, 31. बच्चे छोटे छोटे सम्स हैं और these are quite interesting. इंटरेस्टिंग है. अगर आप थोड़ा सा इंटरेस्ट लेकर करोगे तो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बन जाएगा, क्योंकि आपने वैल्यूज पुट करनी है और कुछ वैल्यूज आपको अगर आपको नहीं आ रही है तो उनको फाइंड आउट करना. 33, 34, 35, 36, 37, ठीक है, 38, 39. छोटे छोटे सम से ज्यादा बड़े नहीं है. अप टू 41, अप टू 41 तकरीबन 15 सम्स हैं विच यू हैव टू डू. कर लोगे ना बच्चों? छोटे छोटे सम्स हैं और अच्छे क्वाइट इंटरेस्टिंग सम्स हैं. वी हैव टू कंप्यूट वैल्यूज और ये लो जी जैसी वैल्यू कंप्यूट की 6 नंबर आ गई, 4 नंबर आ गए. ठीक है, कोई बात नहीं. इसी के बच्चे एक बार ट्राई करो आज जितने. ट्राई, जस्ट ट्राई दीज सम्स एंड अकॉर्डिंगली आई विल सी टू इट. ठीक है.